हेलो फ्रेंड, मैं हूं अभिषेक मौर्य और आप देख रहे हैं कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज। इस कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं जीएस के टॉपिक को, जिसमें हमने वर्ड हिस्ट्री को सिलेक्ट किया है। जो आपको सबसे पहले जो है स्टडी के लिए मैंने सेलेक्ट किया है वर्ड हिस्ट्री के टॉपिक को। इसके अलावा मैं एक पॉलिटी का भी लेक्चर सीरीज चला रहा हूँ और उसके साथ साथ ये भी हम पढ़ेंगे वर्ड हिस्ट्री, क्योंकि इसकी बहुत रिक्वायरमेंट है आपके समझने के लिए। इसमें हमने जिस टॉपिक को स्टार्ट किया है वो हमने लिया है फ्रेंच रेवोल्यूशन। अभी तक के जो डिस्कशन किए हैं मैंने आपको एज ए समरी बताया है कि रेवोल्यूशन का क्या मीनिंग होता है और फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या चेंज हुए। अब उससे आगे जो है हम डिस्कशन को बढ़ाते हैं और इसमें जो कीवर्ड यूज किए गए हैं उसकी मीनिंग को समझाते हैं। जैसे मैंने जो आपको बताया था, मैंने रब नहीं किया, वो आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूँ कि मैंने आपको बोला था रेवोल्यूशन का मतलब एक एब्सोल्यूट चेंज होता है किस चीज़ में, जो पहले का ऑर्डर होता है। जैसे आपको बोला कि फ्रांस था, जो फ्रेंच ऑर्डर था वो प्री रेवोल्यूशन में इसकी सोसाइटी, इसकी पॉलिटिक्स, इसकी इकोनॉमी, इसकी कल्चर में एक डिफरेंट टाइप का ऑर्डर था। और जब रेवोल्यूशन हुआ तो ये ऑर्डर चेंज हो गया। इस ऑर्डर के बदलने को, इस ऑर्डर का मतलब सोसाइटी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, कल्चर बदल गई। इसी को हम फ्रेंच रेवोल्यूशन कहते हैं। तो पहले क्या ऑर्डर थे, तो मैंने आपको बोला कि फ्यूडल सोसाइटी थी, हायरार्किकल बेस, प्रिविलेज बेस, और पॉलिटिक्स में एब्सोल्यूट मोनार्की थी, और जो प्रोडक्शन था वो गिल्ड बेस, आर्टिसन बेस प्रोडक्शन था, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी। जो कल्चर थी वो मेडिवल एरा की फ्यूडल कल्चर थी। और जब इसमें चेंज हुआ तो ये मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी में कन्वर्ट हो गया। पॉलिटिक्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हो गया। इकोनॉमी मार्केट इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो गई। और कल्चर जो है वो कंज्यूमरिज्म और मॉडर्न लिबरलिज्म का कल्चर आया। तो ये जो है ये आपका समरी है जो इसमें हुआ। एक्चुअल में ये हो चुका फ्रेंच रेवोल्यूशन, मतलब सारे टॉपिक इसमें आ गए हैं। लेकिन घबराइए मत, मैं यही नहीं ख़त्म करूँगा, आपको एक एक वर्ड की मीनिंग बताऊँगा। आपको समझ में आना चाहिए कि ये डिफरेंट वर्ड क्यों यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको लेते हैं। सबसे पहले हम प्री रेवोल्यूशन वाले एरा को पढ़ेंगे। ठीक है, पहले इसे हम समझ लेंगे, फिर हम चेंज को समझ लेंगे, फिर आपको सारी इवेंट अपने आप समझ में आनी शुरू होगी। चलिए देखते हैं। देखिए, जो रेवोल्यूशन से पहले जो सबसे पहला टॉपिक हम इसमें उठा रहे हैं कि जो ऑर्डर है, इसमें सबसे पहला टॉपिक क्या है, सोसाइटी। तो हम सोसाइटी को ही उठाते हैं। देखिए, ये जो सोसाइटी थी ना, ये मेडिवल एरा की सोसाइटी थी। ठीक है, जो मेडिवल एरा था यूरोप में, वहाँ जो सोसाइटी थी उस सोसाइटी को हम बोलते थे कि उसमें एक हायरार्की होती है, एक हायरार्की या हायरार्किकल सिस्टम होता है। उसका मतलब ये था कि इस सोसाइटी में एक होता था मोनार्क। ठीक है, मोनार्क ऐसे किंग को बोलते हैं जो एब्सोल्यूट हो। ठीक है, एब्सोल्यूट का मतलब इसकी एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी होती थी। जैसे आप आज के डेट में सॉवरेनिटी वर्ड यूज करते हैं ना, सॉवरेन। तो सॉवरेन का मतलब होता है कि जिसके पावर पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सके। जैसे आज की डेट में इंडिया की सॉवरेनिटी क्या है, इंडियन स्टेट। वो एक आदमी की सॉवरेनिटी नहीं है, वो कलेक्टिव है। जो सॉवरेनिटी है, आपका प्रीएम्बल शुरू होता वी द पीपुल ऑफ इंडिया, मतलब हम भारत के लोग ही इसकी सॉवरेन पावर की अथॉरिटी को देते हैं। इसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। जब कोई क्वेश्चन करता है, जब कोई इसके अगेंस्ट होता है, तो उसी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमे चलते हैं। ठीक है, वही सिटीजन है। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या सोवरेन था, किसके खिलाफ कोई नहीं बोल सकता था, वो था मोनार्क। ठीक है, और मोनार्क जो है सोसाइटी पे कैसे कंट्रोल किया हुआ था,
ये पॉलिटी और सोसाइटी को कैसे कंट्रोल किया हुआ था? देखिए, तो मोनार्क जो है अपने कुछ नोबल्स के साथ, कुछ जो है नोबल्स के साथ ये जो है एक पोजीशन बनाया हुआ था सोसाइटी में, ठीक है। इसकी रैंकिंग थी, इसकी रैंकिंग इसमें फर्स्ट थी। दूसरे नंबर पे जो सोसाइटी में थे वो थे सारे प्रीस्ट क्लास। प्रीस्ट क्लास का मतलब ये है, या इनको क्लर्जी भी बोलते हैं, क्लेरिक, जो पादरी थे जितना, या इसको यूं बोल लीजिए आप, ये सब चर्च के मेंबर थे। इसके जितने थे, चर्च के जितने भी यहाँ पे ऑफिस होल्डर थे वो लोग आते थे। पहले पे ये राजा आता था, उसके नोबल आते थे, और इसके बाद ये लोग आते थे, और यहाँ थर्ड लेवल पे आपको दिख रहा है, यहाँ थर्ड लेवल पे यहाँ आते थे फीजेंट। देखिए, जब हम फीजेंट बोलते तो वो आज का फार्मर नहीं होता है, या इसको सर्फ और आर्टिसन, ठीक है, ये सारे लोग थे, ठीक है, आर्टिसन। तो देखिए, ये जो यहाँ अरेंजमेंट है, एक मिनट, ये जो यहाँ अरेंजमेंट है, देखिए मैं इनको हटा रहा हूँ, फिर से इन्हें वापस लिख दिया जाएगा, ठीक है। देखिए, जैसे आपको बताया कि यहाँ एक क्लास है नोबल का, एक क्लास है प्रीस्ट का, या फिर इसे हम क्लर्जी बोलते हैं, और एक क्लास है फीजेंट का या आर्टिसन का। इसे थर्ड स्टेट, इसे सेकंड बोलिए, इसे फर्स्ट बोलिए। एक्चुअल में होता ये था कि ये दोनों रूल करते थे, ये रूलर क्लास था, ये दोनों रूल करते थे, और इन दोनों को ही प्रिविलेज क्लास बोला जाता था। एक वर्ड यूज होता है प्रिविलेज। प्रिविलेज का मतलब ये है कि जैसे इस टाइम तक, जब हम इसकी बात कर रहे हैं, इस टाइम तक सोसाइटी में इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट नहीं था। जैसे जो इक्वालिटी है ना, ये जो वर्ड है ये मॉडर्न एरा का वर्ड है। मेडिवल एरा में इक्वालिटी नहीं था। जैसे इसका मीनिंग समझिए कि ये जो राजा बना है, ये कौन डिसाइड किया कि इसको राजा बनना है? तो ये डिसाइड किया है इसकी बर्थ, ये इसका बर्थ राइट है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप बोलते हैं ना कि हेरिडेटरी, इसका मतलब राजा का लड़का राजा होगा, ठीक है। तो राजा का लड़का ही क्यों राजा होगा? तो हम बोलते थे ये रॉयल फैमिली से इस वजह से होगा। तो रॉयल फैमिली कौन सी होती थी? तो रॉयल फैमिली जो पूरी थी ना, उन्हीं को हम नोबल्स बोलते थे। इन्हीं में से कोई एक मोनार्क बनता था, इसके बाहर नहीं बन सकता। मतलब न तो इस सेकंड ग्रुप से बन सकता, न तो थर्ड। यानी इनका बर्थ राइट था कि यहाँ जो लोग होंगे वही लोग रूल करेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि यहाँ का आदमी, यहाँ का आदमी और यहाँ का आदमी आज की डेट के हिसाब से वो इक्वल हो। जैसे आज आप ले लीजिए, आज के समय, आज की सोसाइटी ले लीजिए, जैसे मॉडर्न सोसाइटी। तो मॉडर्न सोसाइटी में जैसे मान लीजिए एक रिच क्लास है, ठीक है, एक मिडिल क्लास है, ठीक है, एक मिडिल क्लास है और एक लोअर क्लास है, ठीक है। देखिए, ये मॉडर्न सोसाइटी में इस टाइप के है ना कि एक रिच, इसमें
कुछ सुपर रिच, मिडिल रिच और लोअर रिच, ऐसे एक मिडिल क्लास एक लोअर क्लास, ऐसा है। लेकिन आज की डेट में ये लोगों को प्रिविलेज नहीं है उस टाइप का जैसा मेडिवल एरा में था। जैसे आप जानते हो कि इस मिडिल क्लास या लोअर क्लास का कोई भी आदमी, कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी गारंटी की गई है, इनके पास राइट है किस चीज़ का, इक्वलिटी का। कैसे कि इनके पास राइट है कि इनमें से कोई भी आदमी, अगर आप इंडिया का केस लें तो वो इंडिया का प्रेसिडेंट हो जाएगा, बस शर्त ये है कि उसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कंटेस्ट करना पड़ेगा, यानी वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे, और अगर वो इलेक्शन को वोन करता है, अगर वो इलेक्शन में चूज किया जाता है, अगर वो इलेक्शन विनिंग पोजीशन में आता है, तो उसको हम जो है प्रेसिडेंट बना देंगे, वो कंट्री का हेड हो जाएगा। ऐसे ही कोई भी पोस्ट, चाहे एमपी हो चाहे एमएलए हो, वो उसको मिल जाएगी। मतलब किसी भी पोस्ट के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो इनमें से किससे बिलोंग करता है। ये चीज़ होने से उसको पर्सनल फ़ायदा होता है, सोशल लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप यहाँ सोसाइटी को डिस्कस कर रहे हैं ना, कि उस समय की सोसाइटी कैसी थी, तो हमने बोला कि सोसाइटी हायरार्की बेस्ड थी। तो हायरार्की का मतलब क्या, कि जैसे हायरार्की में इनकी पोजीशन ऊपर है, उनके नीचे ये है और उनके नीचे ये है, ठीक है। कहीं कहीं पे ये जो मैंने सेकंड लिखा है इसे फर्स्ट भी लिखते हैं, ठीक है। उससे मतलब नहीं है, वो जैसे कभी कभी इसको जो प्रीस्ट क्लास है इसको नंबर 1 देते हैं, इसको नंबर 2 है, इसको नंबर 3। कहने का मतलब है कि इनमें जो है एक तरीके के ऐसे ऑर्डर होगा कि 1 नंबर 2 नंबर और सबसे बॉटम पे एक 3 नंबर, पिरामिड जैसा अरेंजमेंट होगा। इनके पास कोई भी राइट नहीं है। अब देखो और क्या चीज़ है, प्रिविलेज क्या है। एक तो ये हो गया, ये रूल करेंगे। अब इसमें से जो लोग पैदा हुए, इनके जो बच्चे हैं वही लोग प्रीस्ट बनेंगे, ठीक है। अब देखो दूसरा जो राइट है इनके पास, कि जो रूल करेगा, तो रूल करना क्या होता है, ठीक है। रूल करने का मतलब क्या होता है, रूल करने का मतलब क्या होता है, जब आपसे ये कहा जाए कि कोई राजा बनेगा, तो राजा बनने में क्या फ़ायदा, ठीक है। तो राजा बनने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि जो किंग होता है वो जो जियोग्राफी है, जो कोई जियोग्राफी है, जो उसकी किंगडम है, या यूँ कहिए कि स्टेट है, इस स्टेट के रिसोर्स को यूज कर सकता है। तो उस समय का रिसोर्स क्या हुआ करता था, कौन सा रिसोर्स वो यूज करने वाला है। जैसे मान लीजिए उस समय का सबसे बड़ा जो रिसोर्स था वो थी एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है। एग्रीकल्चरल लैंड जिस पे प्रोडक्शन होता था, और कुछ जो है आर्टिसंस थे। आर्टिसंस का मतलब ना दस्तकार। जैसे आज की डेट में अगर आप समझना चाहें तो जैसे गोल्ड स्मिथ, कॉपर स्मिथ, लोहार, बढ़ई, कारपेंटर, इस टाइप के जो लोग होते हैं, जो अपने घरों में छोटे जो स्तर पे प्रोडक्शन करते थे, फैक्ट्री नहीं, छोटे स्तर पे प्रोडक्शन करते थे। तो इनका जो भी प्रोडक्शन होता था, इस प्रोडक्शन पे राजा क्या कर सकता है, टैक्स, यही इनकम। ये टैक्स किसी और को नहीं देंगे, उसको देंगे जो किंग है। तो जो रूल करता है, जो रूलिंग क्लास में होगा, उसके पास ये राइट हो जाएगा, एक तो रूल करना, रूल करने का मतलब टैक्स वसूलना, कि वो टैक्स कर सकता है अपने सारे लोगों को कि आपको ये टैक्स देना है, ठीक है। तो यहाँ भी वही बात हुई कि ये जो मोनार्क है वो टैक्स लेगा। तो ये टैक्स किससे लेता था, इनका सारा टैक्स जाता था इनसे, यानी जो कि थर्ड ग्रुप है, इनको यहाँ पे स्टेट बोला जाता था, ठीक है। फ्रांस में इनके लिए वर्ड होता था स्टेट। जैसे ये थर्ड स्टेट, सेकंड स्टेट, फर्स्ट स्टेट, तो ये इनसे टैक्स लेता था।
ये जो सेकंड स्टेट है, जो प्रीस्ट क्लास है या क्लेरिक क्लास है, ठीक है, इनके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता था। जैसे ये भी हायरार्की में, जैसे मान लीजिए अगर किंग है तो ये दोनों रूलिंग क्लास थे। एक्चुअल में दो तरीके का रूल होता था, एक राजा का रूल होता था और इसके ही पैरेलल में एक चर्च का रूल होता था। ठीक है, होता ये था कि जैसे कोई जो आदमी है उसके लिए दो चीज़ें थी, एक तो उसका जो धन है, प्रॉपर्टी, ठीक है, एक तो उसकी जो प्रॉपर्टी है उस पे टैक्स किया करते थे, और एक था रिलीजन। तो जो चर्च का, जो चर्च की एक वर्ड यूज किया जाता है जुरिस्डिक्शन, ठीक है, तो चर्च रिलीजन का जुरिस्डिक्शन रखता था और किंग उसके प्रॉपर्टी का जुरिस्डिक्शन रखता था। तो किंग उसके प्रॉपर्टी पे टैक्स लगाता था और चर्च उसके रिलीजियस टैक्स लगाते थे। चर्च का एक्चुअल में मेन काम क्या था कि चर्च जस्टिस प्रोवाइड करता था। जैसे आज की डेट में कोर्ट है तो ऐसा कोर्ट नहीं होता था, कोर्ट जो है रिलीजियस होता था, मतलब सारे फैसले रिलीजन वाले को जो जज होते थे वो सब चर्च के ऑफिस होल्डर होते थे। यानी चर्च में जो छोटा बड़ा पादरी होता था वैसे ही उसी ग्रेड का वो जो है एक जो है जज हुआ करता था। तो कोई डिस्प्यूट होता था तो वो उसका फैसला आर्बिट्रेशन बोला जाता है, उसका फैसला आर्बिट्री होता था, वो जो कहता था वो माना जाता था। बदले में चर्च भी टैक्स लेता था, किनसे? तो ये थर्ड स्टेट वालों से, क्योंकि यही तो बचे हैं जिनसे सब लोग टैक्स देंगे, क्योंकि इनका काम क्या है कि इनके पास कोई ऐसा प्रिविलेज नहीं है कि ये चर्च के ऑफिस होल्डर बने या ये स्टेट के ऑफिस होल्डर बने। तो इनके ये किसी भी तरीके के ऑफिस होल्डर नहीं थे। तो ये क्या करते थे, ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन करते थे और ये अपनी आजीविका, ये अपना जो है लाइवलीहुड कैसे चलाते थे, या तो खेत में काम करते थे, किसान होते थे, पीजेंट, है ना, या फिर ये जो आर्टिसन होते थे, छोटे मोटे कोई प्रोडक्शन करते थे या छोटा मोटा कोई बिजनेस करते थे, ठीक है, उस टाइप का ये काम करते थे। आई बात समझ में? उस टाइप का ये काम करते थे। तो इनसे जो है एक तो किंग टैक्स लेता था और एक चर्च टैक्स लेता था। चर्च खुद जो है किंग को टैक्स नहीं देता था, ये इसका प्रिविलेज था, इसको छूट थी। इसके दो प्रिविलेज थे, इसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाएगा चर्च के ऊपर, और चर्च जो है, चर्च का ऑफिस, चर्च का जो स्टेट है, ये जो फैमिली थी, ये ग्रुप ऑफ फैमिली थी, यही लोग बन सकते थे, यही क्लेरिक क्लास हो सकते थे, बाकी कोई नहीं हो सकता था। बिल्कुल इसी तरीके से जब आप किंग को देखेंगे तो किंग के साथ किंग अकेले शासन थोड़े करता था, उसके कई सारे नोबेल्स होते थे, नाइट होते थे, ठीक है। तो वो लोग जो है वो भी काफ़ी वेल्दी लोग होते थे, उनके पास भी काफ़ी पैसे होते थे, लेकिन उनके ऊपर टैक्स नहीं लगता था। उसके कंपैरिजन में आज की व्यवस्था क्या चेंज है, जैसे आज मैंने बोला ना 3 क्लास ले लो, रिच, मिडिल और लोअर क्लास, अपर मिडिल और लोअर क्लास। तो आज आप अपर क्लास से हो, आप मिडिल क्लास से हो, आप लोअर क्लास से हो, इससे मतलब नहीं है। अगर इनकम टैक्स लगता है तो वो आपके क्लास के बेसिस पे नहीं लगता है। इसी चीज़ को फंडामेंटल राइट में बोला गया ना, आर्टिकल 15, कि स्टेट कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, इस तरीके से आपको मेंशन किया गया ना। तो जब आप पॉलिटी में पढ़ते हैं और वो आपको बोरिंग लगता है, अगर उसे इस तरीके से रिलेट करेंगे तो आपको वो मज़ेदार लगेगा, तब लगेगा हाँ इसका मीनिंग क्या है। तो वही बात मैं यहाँ बता रहा हूँ कि मेडिवल एरा में ये बात नहीं थी। मेडिवल एरा में ये बहुत ही ऑर्डिनरी बात थी कि इतने सारे लोग, अब देखो पॉपुलेशन में जो टोटल उसमें पॉपुलेशन थी उसमें इनके नंबर थे 90% और ये लोग समझ लो 5%, ठीक है। एक रफ आइडिया बता रहा हूँ, मतलब ये माइनॉरिटी था
माइनॉरिटी रूल करता था, चाहे रिलीजियस स्फीयर में चाहे इकोनॉमिक स्फीयर में, ठीक है, वो रूल करता था। और जो मेजॉरिटी थी उसका शोषण, एक्सप्लॉयटेशन होता था। और इसको वैलिडिटी कैसे मिली थी, तो उस टाइम की जो पॉलिटिकल थ्योरी थी उसको मैंने आपको बताया है एक लेक्चर में, उसे बोलते हैं डिवाइन रूल थ्योरी। उस समय ये बहुत पॉपुलर थी, जिसे बोला जाता है डिवाइन रूल थ्योरी। इसका मतलब क्या था, यही आपको समझा दे रहा हूँ कि जो किंग है ना, ये एक डिवाइन फिगर है, दैवी है, मतलब गॉड लाइक, ठीक है, गॉड लाइक। चाहे वो कहीं भी था, मेडिवल एरा में ना जो राजा था उसको गॉड जैसा माना जाता था। और इसके लिए ये क्या करते थे कि जो रिलीजियस इंस्टीट्यूट थे, जैसे चर्च थे, इन दोनों की आपस में साठगांठ होती थी। ये दोनों जो है आपस में मिले होते थे, दोनों एक दूसरे को लेजिटिमेट करते थे। लेजिटिमेट का मतलब वैधता देते थे, दोनों को होने पे कोई क्वेश्चन न कर पाए, वो उनको कह देते थे आप भी सही है, वो कह देते थे आप भी सही है, ठीक है। जैसे इसका मतलब क्या हुआ कि जो किंग है ये डिवाइन है, ये बात कौन मानेगा। आज की डेट में कोई आदमी आए, कोई आपका MP MLA बोले कि मैं डिवाइन नेचर का हूँ, तो कोई उसे मानने को तैयार नहीं है। एक्चुअल में जब तक लोगों की एक कंसेंसस, एक ओपिनियन न बन जाए, तब तक किसी चीज़ को जनरली हम सोसाइटी में मानते नहीं है। अगर एक ओपिनियन बन गया, जैसे आप देखते ना, ये एक बाबा हैं बहुत पहुँचे हुए हैं, सब लोग कहने लगे तो बाकी लोग भी मानने लगे, उनके फॉलोअर बन गए। बिल्कुल इसी तरीके से कुछ यहाँ हो रहा था। जैसे जो किंग था ये डिवाइन था, अब ये डिवाइन है और जो डिवाइन है उसको ही रूल करने के लिए है। एक्चुअल में ये जो डिवाइन रूल थ्योरी थी उसका मतलब था राजा जो है इस अर्थ पे वो जो गॉड है उसकी शैडो की तरह है। जैसे मुगल काल में बोला जाए जिल्ले इलाही, शैडो ऑफ द गॉड, मतलब अल्लाह की परछाई, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ तो चर्च था, यहाँ तो दूसरे गॉड थे, तो इनके यहाँ बोला जाता था ये इनका रिप्रेजेंटेटिव है। अब रिप्रेजेंटेटिव है तो गॉड के ये बहुत करीब होना चाहिए, ये कैसे पहुँचेंगे। तो गॉड की जिम्मेदारी तो चर्च ने रखी है, तो ये चर्च को बहुत सारा डोनेशन देते थे, ठीक है, इनको बहुत सारी चीज़ें छूट देते थे। जैसे ये बोले चलो तुम्हें भी टैक्स नहीं देना सेकंड स्टेट में, और तुम भी टैक्स वसूलो, जो लूट हो रही है उसमें तुम भी हिस्सा लो, तो इनको भी मिलता था। और ये जो है इनको बोल देते थे, जब चर्च ने ही बोल दिया कि हाँ राजा तो बहुत दैवी है ना, उसमें जो है